सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी। और आज के लेक्चर हम लोग करने वाले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो एमर्जेंस ऑफ गांधी या फिर आप इसको गांधीयन एरा भी बोल सकते हैं। गांधीयन एरा कौन सा एरा है? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं 1915 में, एंड तब से लेकर 1947 का जो टाइम पीरियड इसको हम गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग सोशलिज्म भी पढ़ने वाले हैं, किस तरह से जो सोशलिज्म कि एक तरह से हम बोल सकते हैं विचारधारा जो इंडिया में एंटर करी और उसकी वजह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट छोटे मूवमेंट्स या फिर रिवोल्ट्स हुए अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमर्जेंस ऑफ गांधी से। सबसे पहले तो गांधी जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इसी दिन को आपको पता है हम नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, अहिंसा दिवस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस डे। के बाद ये लंदन जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने, एंड देन ही बिकेम अ बैरिस्टर, एंड देन लॉ की प्रैक्टिस से करते हैं साउथ अफ्रीका में। एंड देन उसके बाद साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। अब साउथ अफ्रीका में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे मूवमेंट्स लीड किए, लेकिन हमें उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट 2 थिंग्स, एंड दैट इज़ कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में एक तो नेटल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया, ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया, एंड साथ ही साथ फीनिक्स फार्म सेटअप किया, ठीक है, फीनिक्स फार्म। अब यहाँ पे जब ये 9 जनवरी 1915 को वापस लौटते हैं इंडिया को, पहली बात तो इसी दिन को हम प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, प्रवासीय भारतीय दिवस, ठीक है। अब जब ये वापस लौटते हैं तो डायरेक्टली ही मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने लगते हैं। रीज़न, इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने इनको एडवाइस किया कि पहले वो भारत का भ्रमण करें, पहले 1-1.5 साल, जब तक वो समझ नहीं लेते हैं सिचुएशन को तब तक किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। इसके बाद जो सबसे पहला ये मूवमेंट लीड करते हैं दैट इज़ 1917 में। एक्चुअल में 1917 और 18 में बैक टू बैक के 3 मूवमेंट्स या फिर सत्याग्रह करते हैं, जहाँ पे 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध था और कहाँ पे था? तो चंपारण आपकी जगह पड़ती है कहाँ पे? बिहार में। वहाँ पे ये तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध जो है ये पूरा सत्याग्रह हुआ था। तिनकठिया सिस्टम क्या है? तिनकठिया जो 3/20 पार्ट ऑफ लैंड है उसमें जबरन इन लोगों को बोला गया था, किसानों को, कि आपको नील की खेती करनी है, इंडिगो कल्टिवेशन करना है। अच्छा, मैंने आपको एक इंडिगो रिवोल्ट ही पढ़ाया था, वो जरा कमेंट बताइए कब हम लोगों ने पढ़ा था। तो 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में आपको इंडिगो का कल्टिवेशन करना है, जिसके अगेंस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी को इन्वाइट किया था राजकुमार शुक्ला जी ने कि यहाँ पर आइए और हमारी मांगें जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखिए। तो ब्रिटिशर्स के सामने रखी गई और एक तरह से कंसेशन यहाँ पे हुआ। देन अब इसके बाद 1918 में बैक टू बैक 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं। एक तो होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और दूसरा होता है खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किसके विरुद्ध था? तो एक्चुअल में आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि प्लेग कमिश्नर था रैंड, है ना, और उसकी हत्या किसने करी थी? साथ ही साथ उसका जो लेफ्टिनेंट जनरल था आयर्स्ट, चापेकर ब्रदर्स ने करी थी। क्यों? क्योंकि 1890s में प्लेग बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और उस समय वो प्लेग कमिश्नर था। तो 1890 में जब प्लेग स्टार्ट हुआ था तो मिल के जो ओनर्स हुआ करते थे वो प्लेग बोनस दिया करते थे, और वो प्लेग बोनस अब ये लोग विथड्रॉ करना चाहते थे, जिससे उनकी सैलरी कम हो जाएगी वर्कर्स की, और वर्कर्स वहीं पे प्लेग बोनस के साथ साथ हाइक इन वेजेस की भी बात कर रहे थे। क्योंकि 1914 में जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और जो 1918 में अब जाके ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों के दाम बढ़ चुके थे, तो इसलिए वो हाइक इन वेजेस चाहते थे, और यहाँ तक कि जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि प्लेग बोनस भी हटा दें। तो अनुसुईया साराभाई जो कि एक मिल ओनर की ही सिस्टर थी, वो माना जाता है कि उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए, ठीक। खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि अगर जो फसल अच्छी नहीं हुई, प्रोड्यूस अच्छा नहीं हुआ, तो उस साल हम टैक्स में माफ़ी कर देंगे। और उस साल जो पेशेंट थे, जो किसान थे, उनका कहना था कि फसल अच्छी नहीं हुई है तो टैक्स को माफ़ किया जाए। ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कोई टैक्स माफ़ नहीं हुआ, कोई ढंग मतलब बेकार फसल नहीं हुई है, हमें पूरा लगाना चाहिए, ऐसा टाइप, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे होता है 1918 में। गांधी जी जाते हैं, बट मेन जो इस मूवमेंट को लीड करते हैं वो सरदार पटेल जी करते हैं। सरदार पटेल से एक और मूवमेंट एसोसिएटेड है, 1928 का है ये, जिसको हम बरदौली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यही पर्टिकुलर सत्याग्रह है जहाँ पर सरदार पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया गया था। किसके द्वारा? यहाँ पे जो बरदौली सत्याग्रह में जो विमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। और चंपारण कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में, ठीक है। तो बैक टू बैक इन्होंने 3 यहाँ पे मूवमेंट्स लीड किए।
इसके बाद होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो पृथक निर्वाचन, अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो पृथक निर्वाचन होता है वो सबसे पहले 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसको दिया गया था? मुस्लिम्स को। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया, किस किस तक? एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इन सब को भी जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, ठीक है, नहीं एक्सटेंड कर दिया गया। प्लस इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, दैट इज़ डायरकी, दैट इज़ द्वैध शासन लेके आया। कहाँ पे? ये लेके आया जो प्रोविंसेस थी वहाँ पे डायरकी लेके आया, द्वैध शासन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं डीप नहीं जा रहा हूँ डायरकी में, मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे दो कैटेगरी में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड थे, एक तो सेंट्रल और दूसरे प्रोविंशियल। तो अब क्योंकि प्रोविंसेस में डायरकी आई है तो इनको भी दो कैटेगरी में बांट दिया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरकी, कि जहाँ पे सब्जेक्ट्स को, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर दो कैटेगरी में बांट दिया गया था, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। डायरकी समझ में आ गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ था? सेंट्रल लेवल पे, ये तो प्रोविंशियल लेवल पे हुआ था, सेंट्रल लेवल पे द्विसदनीय विधानमंडल, दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया था। कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे। तो ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया इसने, डायरकी को यहाँ पे प्रोविंसेस में लाया गया और बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया सेंटर में। अच्छा, इसको मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड क्यों बोल रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये उस समय क्या था? सेक्रेटरी था, मैंने ऐसे मॉर्ले मिंटो में बताया था, और ये उस समय क्या था? वॉइस रॉय था, तो उनके नाम पे पड़ गया। अब होता क्या है कि 1919 में एक और एक्ट आता है जिसको बोलते हैं एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट। क्या बोलते हैं? एनार्कियल मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट आया था। ये जो एक्ट था, इसके तहत ये प्रोविज़न लाया गया था कि अगर मतलब जरा सा भी कोई संशय हुआ ब्रिटिशर्स को कि आप अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ भी अगर संदेह भी हुआ, तो आपको 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के। कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी और सीधा आपको जेल में डाला जाएगा, बस अगर हमें शक भी हो गया तो। अब क्योंकि इसके पीछे सिडनी रॉलेट नाम का एक इंसान रेस्पॉन्सिबल था इस एक्ट को बनाने के लिए, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया, दैट इज़ रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया जाता है। अब जब सत्याग्रह किया जाता है तो कुछ लोगों की अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कोई नहीं, तो यहाँ पे कुछ लोगों की क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। और उनमें से 2 लोग थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लोगों की हो जाती है अरेस्ट। और जब इन लोगों की हो जाती है अरेस्ट तो क्या होता है? तो फिर इसके विरुद्ध भी प्रोटेस्ट होता है, ये इन जो 2 लोगों की अरेस्ट हुई है, ठीक है। और इसको लीड कौन कर रहे थे रॉलेट सत्याग्रह को? ये गांधी जी ही लीड कर रहे थे 1919 में। और जब इनकी अरेस्ट हो जाती है तो आप सभी को पता है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का दिन था ये, जिस दिन लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जो कि अमृतसर में है। किस लिए? एक तो बैसाखी थी, ऊपर से इन दोनों लोगों का थोड़ा प्रोटेस्ट, मतलब अरेस्ट के रिगार्डिंग भी प्रोटेस्ट था। तो यहाँ पे जनरल E.M. डायर ने क्या किया? जनरल E.M. डायर, माइकल ओ डायर नहीं, जनरल E.M. डायर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरल E.M. डायर जो है माना जाता है रेस्पॉन्सिबल इसके लिए, जिसने कि जो एकमात्र एग्जिट पॉइंट था जलियांवाला बाग का, उसको बंद करके इसने लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चलाने के निर्देश दिए। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत लोग घायल हुए, एंड इसने जो है लोगों को एकदम रोड पर रेंगने पर मजबूर कर दिया। अब इसी चीज़ को लेके जो है हमारे उधम सिंह, ठीक है, जो कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के जाते हैं। क्या नाम रख के जाते हैं? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये हत्या करते हैं, इसकी नहीं, ये मर चुका होता है जब तक ये लंदन जाते हैं, तो ये माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़ हो गया डायर में, नहीं, ये इसलिए क्योंकि इसने जो है, ये भी उस समय मतलब आर्मी में था, और इसने इसके एक्शंस की, E.M. डायर के एक्शंस की प्रशंसा करी थी, इसलिए इसको उड़ाया इन्होंने फिर, क्योंकि ये तो मर चुका था ये E.M. डायर, ठीक। तो ये था पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला पूरा सीन था ये, ठीक। होता क्या है कि 1918 में मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो गया। जब वो ख़त्म हो गया 1918 में, तो टर्की जो था वो हार गया, क्योंकि टर्की दूसरी साइड में था, ब्रिटेन की दूसरी साइड में था। ब्रिटेन वाली साइड जीत गई, टर्की वाली साइड हार गई। तो वहाँ पे तो जो खलीफा बैठते थे टर्की में, उनको हटा दिया ब्रिटिशर्स ने कि हटो यहाँ से, अब हमारा शासन होगा, खलीफा का कोई शासन नहीं होगा। और क्योंकि खलीफा जो है, ही वॉज अडॉर्न्ड बाई ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, एक सीट कंसिडर कर सकते हैं उसको हम, तो उसको हटा दिया, तो सारे मुस्लिम्स नाराज़ हो गए, और इंडिया के भी।
तो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने खिलाफत आंदोलन लॉन्च किया 1919 में, ना कि 1920 में, 1919 में। किसने किया? ये अली ब्रदर्स जिनको बोलते हैं, शौकत अली और मौलाना अली, ठीक है, शौकत अली और मौलाना अली, अली ब्रदर्स ने लॉन्च किया खिलाफत आंदोलन या फिर खिलाफत मूवमेंट। ये लॉन्च होता है दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली में मीटिंग होती है और वहाँ से ये लोग लॉन्च करते हैं खिलाफत आंदोलन को। उसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये क्या है? तो एक्चुअल में अभी मैंने आपको बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में इमीडिएट रिएक्शन तो ये था कि गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि जो इनको साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स ने दी थी बोर वॉर्स के समय में, ठीक है, जो बोर वॉर्स वहाँ पे हुए थे उसके समय जो उपाधि दी थी वो इन्होंने वापस कर दी। साथ ही साथ जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था अभी करंट अफेयर्स में कुछ महीने पहले, दैट वाज कि जो सुनील भारती मित्तल हैं एयरटेल के मालिक, उनको ब्रिटिशर्स ने भी नाइटहुड दिया है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस नाइटहुड पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। तो ये तो इमीडिएट रिएक्शन था, लेकिन लॉन्ग टर्म में गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि भाई यहाँ पे खिलाफत आंदोलन लॉन्च हुआ है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन लॉन्च हुआ 1919 में और मुस्लिम्स इसमें इसको लॉन्च किए हैं, तो क्यों ना लगे हाथ हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च कर दें। असहयोग आंदोलन लॉन्च कर दिया गांधी जी ने 1920 में। पहले बाल गंगाधर तिलक जी इसके खिलाफ थे, और बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, जिनके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लोकमान्य के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन एंड मराठा केसरी, है ना, होम रूल लीग इन 1916, और 1890s में गणपति और शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया, तो उनकी डेथ इसी टाइम पे हो जाती है। उसके बाद गांधी जी वो विरोध में थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। कांग्रेस का नागपुर सेशन होता है, वहाँ पे इसको एंडोर्स किया जाता है, और जब लॉन्च हो जाता है तो गांधी जी इसको मर्ज कर देते हैं खिलाफत के साथ। क्यों? सो दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है बनी रहे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे, इसलिए इन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन मैंने आपको अगेन रिकॉल करो, यहाँ पे मालाबार या फिर मप्पिला रिवोल्ट के बारे में पढ़ाया था, है ना, कि हम लोग जब मैंने 1836 में पढ़ाया था कि भाई यहाँ पे हुआ था, लेकिन मैंने बताया था जब हम यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे भी हम देखेंगे जो मप्पिला रिवोल्ट या फिर मालाबार रिवोल्ट है, ये भी यहाँ पे स्टार्ट होता है 1921 के टाइम पे। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि इनिशियली कांग्रेस इसको सपोर्ट करती है मप्पिला रिवोल्ट को। ये मप्पिला जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी थी और इनके ज़मींदार हिंदू हुआ करते थे, तो उनके खिलाफ हिंदू ज़मींदार खिलाफ थे, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गया। इसीलिए जो है कांग्रेस यहाँ पे बैकआउट कर गई बाद में इससे। देन यहाँ पे एका मूवमेंट लॉन्च होता है। एका मूवमेंट ये कहाँ पे लॉन्च होता है? यूपी में, ये भी 1928 में। पबना, ठीक है, एका पबना आपका वेस्ट बंगाल के वहाँ पे लॉन्च होता है, बट वो 1870s पे लॉन्च होता है, तो इसको यहाँ पे हम हटा सकते हैं 1873 के टाइम पे। अब एका मूवमेंट को लीड किसने किया? मदारी पासी ने। ये कहाँ पे? यूपी में, ठीक है, पासी कम्युनिटी ने जो है मतलब ये विरोध किया था, मदारी पासी। तो ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि जो छोटे छोटे रिवोल्ट हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। क्लियर है? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे क्या किया? मर्ज कर दिया गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ। अब यहाँ पे होता क्या है, 1922 की बात होती है, 1922 की, जब एक इंसिडेंट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा जो है ये एक गांव का नाम है, एक विलेज का नाम है। कहाँ पे? ये एक विलेज का नाम है, कहाँ? गोरखपुर में। यहाँ पे हुआ क्या कि जो प्रोटेस्ट कर रहा था मास, उसने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी, और जो बाहर निकले पुलिस वाले तो उनको आग में फिर से झोंक दिया, जिसकी वजह से माना जाता है कि काफ़ी सारे पुलिस है, फिर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 पुलिसमैन की यहाँ पे डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्या रीज़न देते हुए कि भाई हमें फ्रीडम अचीव करनी है, लेकिन नॉन वायलेंस के पाथ में रहते हुए, यानी अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, ना कि हिंसा के रास्ते पे चलते हुए। तो इसलिए गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। गांधी जी को जेल हो जाती है, हाँ 2 साल में छूट भी जाते हैं, लेकिन गांधी जी को इनिशियली जेल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पूरा कलाक्रम समझा कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई हैं आपको। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सोशलिज्म इन इंडिया को देखते हैं किस तरह सोशलिज्म आगे बढ़ा। अगले लेक्चर में हम 1923 स्वराज पार्टी से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सोशलिज्म की बात करते हैं। तो सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो सोशलिज्म के रीज़न क्या था कि भारत में क्यों समाजवाद फैला? रशियन रेवोल्यूशन जो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जो रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था रशिया में, उसके पीछे सोशलिज्म की भावना जो है रिस्पॉन्सिबल थी। सोशलिज्म वो चीज़ होती है जहाँ पे पब्लिक ओनरशिप की बात आती है कि भाई यहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो, पब्लिक ओनरशिप हो, है ना, ये गवर्नमेंट ही सब ओन करे और कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो। अब यहाँ पे ये जो सोशलिज्म है इंडिया में भी फैलता है,
ठीक है। और ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे सोशलिज्म फैले, तभी अगर आपको याद हो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, 1915 में आया था कि कोई भी फॉरेनर आएगा यहाँ पे सीधा डिपोर्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे। ठीक है, तो अभी अगर बढ़े आगे तो फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज़। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने आपको पीछे ये बताया था, क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया था, तो उसको देखने के लिए एक हंटर कमीशन बनाया था, हंटर आयोग। एक हंटर कमीशन या फिर हंटर आयोग मैंने रिपन के टाइम पे आपको पढ़ाया था, ये एजुकेशन कमीशन था, रिपन के टाइम पे 1881 में आया था। ये हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो बाद में बना था 1920 में, ये इट वाज रिलेटेड टू जलियांवाला बाग हत्याकांड कि भाई कैसा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल माना तो EM डायर को, लेकिन कोई कुछ किया नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक, मैं ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ, इंडेमनिटी एक्ट करके होता है, ठीक है, तो उन्होंने पास कर दिया सो दैट ये अपने उस ऑफिसर को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, मतलब वो उसको एक तरह से कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अब पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या कैसे कैसे यहाँ पे सोशलिज्म इंडिया में फैला। तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, CPI, बाई मनींद्र नाथ रॉय 1920 में। कहाँ पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और बाद में जाके 1924-25 के टाइम पे ये फॉर्मलाइज होती है आके कानपुर में। ठीक है, तो अगर ये भी आपसे 1920 ना दिया हुआ, 1925 दिया हो तो वो भी सही होगा। वैसे तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में बनी थी, लेकिन कानपुर में आके फॉर्मलाइज हुई थी। अब कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, 1924 में हुआ था। कौन लीड कर रहा था? ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी। ठीक है, शौकत और उस्मानी अलग अलग नहीं है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1920 में। नारायण मल्हर जोशी इसके फाउंडर थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल और जोसेफ बाप्टिस्टा। और इस यूनियन के पहले प्रेसिडेंट बने थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कास्ट मूवमेंट्स कुछ चले इस टाइम पे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय EV रामास्वामी नायकर, कब? 1924 ही मैं आपको सोशल वेजेस रिफॉर्म मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, है ना। एंड महासत्याग्रह 1927, ये भी एक काइंड ऑफ कास्ट मूवमेंट ही था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको लीड किया। महत जो था वो एक पब्लिक टैंक का नाम था, जहाँ पे अनटचेबल्स को अलाउड नहीं था पानी भरने के लिए। तो 1927 में उसी के खिलाफ ही महासत्याग्रह इन्होंने लॉन्च किया था अम्बेडकर जी ने, जहाँ पे सभी मतलब जो अनटचेबल्स थे उन्होंने इनका सपोर्ट किया था, और सभी लोगों ने जाके महत से पानी भरा था। और ये यहीं पे माना जाता है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी हुआ था 1927 में। और 1927 में ही ध्यान रखिएगा, ये एक वीकली पब्लिश करते हैं जिसका नाम है बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत, ये एक इनका वीकली रहता है। एक और वीकली रहता है जिसका नाम है मूक नायक। ठीक है, मूक नायक ये 1920s के टाइम पे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो एक और रहता है एनिलेशन ऑफ कास्ट, लेकिन दो आपको याद रखने हैं, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। अच्छा, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया 1942 में, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या फिर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ठीक है, 1942 में। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हरिजन सेवक संघ अगर कभी पूछ ले, ठीक है, हरिजन सेवक संघ, तो कभी भी गलती से अंबेडकर जी मत मारिएगा, बिकॉज हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया था, अंबेडकर जी इस वर्ड से चिढ़ते थे। ठीक है, उसके पीछे के भी रीजन से ज़्यादा डीप में नहीं जाना। 1932 ध्यान रखिएगा। हरिजन नाम का एक वीकली भी स्टार्ट किया गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। और गांधी जी के अगर पुस्तकों की या फिर इनके वीकलीज़ की बात करें गांधी जी के, तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो गांधी जी के जैसे यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया। ठीक है, तो ये गांधी जी के वीकलीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम तो आई होप सबको पता होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दैट इज़ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा ख़त्म यहाँ पे। अभी कुछ नॉवेल्स जो इस टाइम पे पब्लिश हुई वो देख लेते हैं। तो बंदी जीवन बाई सचिन सान्याल, पाथर डाबी बाई शरद चंद्र चैटर्जी, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब ये जो है बुक पब्लिश करी थी भगवती चरण वोहरा जी ने। ठीक है, भगवती चरण वोहरा, शरद चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल, बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पंजाब, यूपी, बिहार में क्या चल रहा था सीन, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1924 में 1924 में HRA बनती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में इन कानपुर। और इसको कौन लीड कर रहा था? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल इसके फाउंडर थे। अब ये जो पार्टी बनती है कानपुर में, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये लीड करती है काकोरी। जो काकोरी इंसिडेंट हुआ था, काकोरी घटना हुई थी, इसमें क्या हुआ था, एक ट्रेन थी जो असलहा लेके जा रही थी, उसको काकोरी जो जगह पड़ती है लखनऊ में, वहाँ पे इन लोगों ने इसको लूटा, एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो आर्मरी लेके जा रही थी ट्रेन। ठीक है, तो इसको हम काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जानते हैं।
देन उसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद जो 1925 में हुआ था 1925, कुछ लोग को फांसी हो गई, कुछ लोग भागने में समर्थ रहे, तो क्योंकि ये पार्टी अब डिसोसिएट हो गई पूरी तरह से, तो इसी का एक तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म हम बोल सकते हैं बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं HSRA। ये हो गया हमारे HRA और ये हो गया HSRA। ये कहाँ पे बनता है? 1928 में फिरोज शाह कोटला में। और मेन फाउंडर कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, दैट इज CSA, भगत सिंह और सुखदेव थापड़ जी, ये इसके मेन फाउंडर थे। मेन तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। अब जब ये 1928 में बनती है तो इसने इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी सारे हीरोइक एक्शंस परफॉर्म किए, जैसे कि इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या करी। सॉन्डर्स कौन है अभी हम देखेंगे। एक 1928 में कमीशन आता है भारत में जिसको कि साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो जब इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि सबने विरोध किया ऑलमोस्ट, तो लाला लाजपत राय इसको लीड कर रहे थे एक जगह से, तो इनके खिलाफ लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज जिसने किया उसका नाम था जेम्स स्कॉट। क्या नाम था उसका? जेम्स स्कॉट। लेकिन गलती से इन लोगों ने कन्फ्यूज़ करके सॉन्डर्स की हत्या कर दी, और उसी की वजह से सॉन्डर्स की हत्या। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि CLA में यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ठीक है, CLA में दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1928 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त जी के साथ मिलके बॉम्ब फेंका था, किसी को मारने के लिए नहीं, टू मेक दी डेफ हेयर, जो बहरे हो गए अंग्रेज हैं इनको सुनाई पड़े कि उनकी हमारी मांगे क्या है, सिर्फ उसके लिए डराने के लिए इन्होंने जो है बॉम्ब फेंका था। तो ये जो इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या करी थी, इसके लिए इनको जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई 23 मार्च 1931 को। इसी दिन को हम 23 मार्च को ही मनाते हैं शहीद दिवस, मार्टायर्स डे के रूप में। साथ ही साथ हम 30 जनवरी को भी मार्टायर्स डे मनाते हैं, 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी को ही गांधी जी की हत्या करी गई थी, इसलिए सॉरी। तो 30 जनवरी को गांधी जी की भी हत्या करी गई थी, इसलिए जो है गांधी जी की डेथ वाले दिन भी हम मनाते हैं मार्टायर्स डे। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को आपको पता है नाथुराम गोडसे ने हत्या करी थी गांधी जी की। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, 23 मार्च और 30 जनवरी। अब बढ़ते हैं आगे, इसके पीछे हम पढ़ेंगे कि क्या था 1931 में, और मतलब गांधी जी नहीं बचा पाए, वो सारी चीज़ें हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे, उतना भी डीप में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। बंगाल में अगर बात करें तो बंगाल में चिटगोंग आर्मी रेड, और ये मैं क्यों डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे नए आते हैं और फिर बोलते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो सर ये रिविजन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिविजन के थ्रू। अब कुछ लोग हैं जो अपना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ही सब कुछ पढ़ चुके हैं और देन यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ पे इन शॉर्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कम टाइम में आप काफ़ी सारी चीज़ें गेन कर लेंगे। लेकिन आप ये भी सोचें कि हम आराम से सब कुछ समझ के ही पढ़ेंगे और जल्दी भी हो जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है सेम टाइम पे, ठीक है। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि चीज़ें समझाता चलूँ तो दैट मोनोटोनस ना लगे ये रिविजन। बाकी तो थोड़ा सा आपको ये, अब जैसे चिटगोंग आर्मी रेड है तो मैं पूरा डीप में इसको 5 मिनट 5-10 मिनट समझाने वाला नहीं हूँ। चिटगोंग आर्मी रेड में बस इतना यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको याद हो सके और समझ में आ सके ये है क्या रेड। तो इसको सूर्य सेन जी ने 1930 में लीड किया था। चिटगोंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश और तब के बंगाल में ये पड़ता था। अब वहाँ पे सूर्य सेन जी ने आर्मरी थी, एक पुलिस और मिलिट्री की आर्मरी थी। आर्मरी मतलब जहाँ पे असलाह रखा जाता है, तो उस पर रेड मारी थी इन्होंने। दैट इज़ उस पर जैसे कि काकोरी ट्रेन रॉबरी थी ना, उसी टाइप की कुछ, तो उस पर रेड मारी थी इन्होंने। और इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा हो जाता है बिकॉज इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी था। ये एक, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज ये एक स्कूल टीचर थे। तो प्रीति लता वड्डेदार हो गई, ठीक है, वड्डेदार, ठीक है, सुनीति चंडेरी, कल्पना दत्ता, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर, ठीक है, कल्पना दत्ता। तो ये विमेन का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे 1930 वाले तक हमारे इवेंट्स कवर होते हैं, 1930 इवेंट्स कवर होते हैं। बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे 1923 में, ठीक है, वैसे तो 1924 वाला मैंने कवर कर दिया, चारे का बनना था, और 1925 में काकोरी होता है। देन 19 कुछ जैसे हमने देखा 1921 में सॉन्डर्स की हत्या करते हैं, 1928 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ हैं जो इवेंट्स हैं, क्योंकि सोशलिज्म पढ़ रहे थे टॉपिक, तो इसलिए सारे सोशलिज्म वाले हमने ख़त्म कर लिए हैं अब। और जैसे हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे 1923 जो स्वराज पार्टी बनती है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग की ख़त्म हो जाए ये पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री, सो दैट कल हम लोग अपना वन शॉट कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू। इस पर्टिकुलर लेक्चर के आपको माइंड मैप मिल जाएंगे परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।